मतलब हरा भरा। तो हर से क्या हुआ बच्चों? हरा भरा। मतलब जो हरा भरा खाएगा, अब हरा भरा क्या होता है? घास फूस। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स, मतलब जो आपके न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, जैसे डियर। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्या क्या करती है? झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। तो उसमें क्या होता है? टूटती है चीजें। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस से क्या होगी? ब्रेक डाउन होगा सबसे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमएस स्टडी विद ईज। जैसा कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखा था कि लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, कैसे लिविंग डिफरेंट अलग होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसके बाद हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे ऑर्गेनिज्म अपने फूड या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है और ये न्यूट्रिशन एनिमल से कैसे डिफरेंट है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो रिलेटेड है एनिमल से, मतलब हम लोगों से। तो हम लोगों के बारे में जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अगर हम बात करें फूड हैबिट की, मतलब किस तरीके का फूड हम लोग खाते हैं, तो इस बेसिस पे एनिमल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हर्बीवोर्स। तो हर्बी का मतलब होता है हर्ब्स खाने वाला। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो हरा भरा खाते हैं। अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हर्ब मतलब हरा भरा। तो हर्ब से क्या हुआ बच्चों? हरा भरा। मतलब जो हरा भरा खाएगा, अब हरा भरा क्या होता है? घास फूस। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर्स, मतलब जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, जैसे डियर आपका, इसके अलावा ग्रास हॉपर। उसका नाम इसीलिए तो है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर मतलब घास को खाने वाला। इसके बाद अगला है कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश पे डिपेंड है, मांस पे डिपेंड है। जैसे कार है, अगर कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा क्या निकलता है? मांस। तो यहाँ पे मांस मतलब जो कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांस को खाते हैं। अगला है ओमनीवोर्स। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, हर चीज। तो ओमनीवोर्स वो होते हैं जो हर चीज का कंजप्शन करते हैं, जो हर चीज खाते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली 5 स्टेप्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब स्टेप्स है। सबसे पहली है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन इंजेशन का मतलब होता है इनका मतलब होता है अंदर लेना। तो इंजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो फूड है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर हम खाना कहाँ से खाते हैं? माउथ से। तो इंजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी टेक द फूड इनसाइड आवर बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे हम खाना कहाँ लेते हैं? फूड इनसाइड बक्कल कैविटी। अब सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या करते हैं? जो भी हमारी जो इंजेस्ट हमने किया है, तो उस इंजेस्ट मटेरियल के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होंगे कुछ, जैसे खाने से मेनली हमें क्या मिलता है? स्टार्च। तो उस स्टार्च को हमें तोड़ना है ग्लूकोज में। तो उस प्रोसेस के का नाम है डाइजेशन। मतलब डाइजेशन में हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टार्च। इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। अब थर्ड जो प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। मतलब एब्जॉर्ब का मतलब है जो आपके सिंपल फूड पार्टिकल जो डाइजेशन से फॉर्म हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करना। जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करना, या ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपलर फॉर्म या मोनोमर्स। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन। अब इसका मतलब होता है कि आपने जो भी एब्जॉर्ब किया है उसको बॉडी की हीलिंग, रिपेयरिंग या ग्रोथ में यूज करना। जैसे हम कहते हैं हमें खाने से हमारी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ कैसे होगी? जब आपने खाना खाया, इंजेशन किया, इंजेशन के बाद हमने क्या किया? डाइजेशन किया। अब डाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उन जो भी एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है उसको यूटिलाइज करती है, उसको यूज करती है ताकि वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन कर पाए। अब यूटिलाइजेशन के बाद क्या होता है? अब क्या होता है कि आपने जो भी खाना खाया उसमें हर चीज तो आपके काम की थी नहीं, उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होंगे, ऐसा मटेरियल भी होगा जो आपके काम का नहीं है। तो उसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसको क्या करेंगे? डिस्चार्ज करेंगे या रिमूव करेंगे। तो उस प्रोसेस का नाम है आपका इजेशन।
मतलब digestion is a process by which we remove undigested waste from the body। तो इसे क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे पास है पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, तो ये ऑर्गन सिस्टम, हर ऑर्गन सिस्टम अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारे पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं और अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी। लेकिन अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके पास एक ही सेल है, उसी सेल को सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उन सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है जो एक ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। अब अमीबा में डाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास माउथ है फूड को इनटेक करने के लिए, डाइजेशन के लिए हमारे पास अलग जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। लेकिन अमीबा के पास एक सिंगल सेल है जिस सिंगल सेल को ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में हमारी जो सेल है वो इरेगुलर शेप की होती है। इरेगुलर मतलब अमीबा की कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हमें स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं, स्यूडो का मतलब होता है लुक्स लाइक, दिखना, और पोडिया का मतलब है पैर। तो यहाँ पे हमें कुछ फुट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। ये क्या करती हैं, ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनटेक करने का काम करती है। अब अमीबा में इंजेक्शन किसकी हेल्प से हुआ बच्चों, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। सेकंड स्टेप होती है डाइजेशन। अब जब इंजेक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हमारी एक वैक्यूल फॉर्म हो जाएगी। उस वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स है। अब क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स जैसे ही आपकी फूड वैक्यूल फॉर्म हुई तो अमीबा के साइटोप्लाज्म में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो ये अमीबा की फूड वैक्यूल के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एंजाइम्स की कंसंट्रेशन फूड वैक्यूल के बाहर ज्यादा है और आपकी साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल के अंदर नहीं है, तो चीजें अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म में ज्यादा थे, वैक्यूल में नहीं थे, तो एंजाइम ने साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब होगी एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आपके जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी मिनरल्स होंगे या जो कोई भी न्यूट्रिएंट होंगे उनका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी से। तो अब चीजें कहां से कहां मूव करती हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो भी फूड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो कहां ज्यादा होंगे, वैक्यूल में या साइटोप्लाज्म में, डेफिनेटली वैक्यूल में। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल से बाहर आना स्टार्ट करता है, मतलब बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, अमीबा ग्रो करता है जो भी आपका एब्जॉर्ब मटेरियल है उसकी हेल्प से। ग्रोथ के बाद ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड का मतलब है कि कंप्लीट फूड जो यूटिलाइज नहीं हो सकता, जो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया अमीबा, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। चलो बच्चों अब देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस के बाद। तो ये डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि डाइजेशन में हमारी जो है ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का। कैटाबॉलिक प्रोसेस उन प्रोसेसेस को कहा जाता है जिनमें ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस देखने को मिले। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कैट क्या करती है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, तो उसमें क्या होता है, टूटती हैं चीजें। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगी, ब्रेकडाउन होगा सब्सटेंस का। दूसरा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमारी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है हमारी मसल्स की मूवमेंट की वजह से आपको फूड आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है।
इसके अलावा केमिकल का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो हमारा डाइजेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है और साथ में ये हमारी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। अब डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है माउथ से। माउथ में जैसे ही हम फूड को अंदर लेते हैं, तो फूड अंदर लेने के बाद क्या होता है, फूड के इंटेक के बाद क्या होता है, हमारी माउथ में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे एक एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं जिसे कहा जाता है टाइलिन। ये टाइलिन हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। ये आपका जब पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है जिसे बोलस कहते हैं, ये बोलस हमारा एंटर करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप में ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे ओनली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये ईसोफेगस जाकर ओपन होता है स्टमक में। स्टमक में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच 1.5 होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डाइजेशन एंड इसके अलावा यहाँ पे हमें म्यूकस देखने को मिलता है। जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी स्ट्रक्चर को डिसॉल्व कर सकता है। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर है तो ये स्टमक की वॉल को हार्म नहीं करेगा। ये इसी हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक में एक म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है या प्रेजेंट रहती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन एक शील्ड की तरह काम करती है। ये शील्ड हमारी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट से स्टमक वॉल को बचाती है। अब जो हमारा स्टमक में डाइजेस्टेड फूड है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है काइम में और ये काइम एंटर करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। यहाँ पे हमारा जो ड्यूडेनम में हमारा जो लिवर है, लिवर में बनता है बाइल जूस। अब बाइल जूस की एक क्वालिटी ये है कि लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस। अब इस बाइल जूस की क्वालिटी ये है कि इसमें कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता। ये जो बाइल है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये एक बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, तो इसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसको हमें छोटे छोटे लिपिड मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो इमल्सिफिकेशन है इसके लिए बाइल जूस मेजर रोल प्ले करता है। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसके बाद ये जो बाइल है ये हमारा इसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल जूस का सिंथेसिस करता है एंड गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। अब यहाँ से हमारी ये डक्ट जा रही है, कॉमन बाइल डक्ट, ये जाके खुलती है हमारी पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस का। इसके अलावा इंसुलिन, जैसा आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके। तो इंसुलिन का, इसके अलावा ग्लूकागोन का। अब यहाँ से ये जो पैनक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस है वो एंटर करते हैं हमारे इंटेस्टाइन रीजन में, ड्यूडेनम रीजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स को जो है फूड की सप्लाई करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमारे डाइजेस्टेड मटेरियल है उनका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये रेक्टम में और रेक्टम के से ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में हमें कोई भी डाइजेशन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको फिर से समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, फूड का इंटेक हुआ, कहाँ पे हुआ, बगल कैविटी में। इसके बाद हमने क्या किया, फूड को अच्छे से मैस्टिकेट किया।
मैस्टिकेट मतलब अच्छे से चबाया। तो चबाने से क्या होगा, चबाने के बाद फूड जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब क्या होगा, फूड के साथ में सलाइवा मिक्स होगा। सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है 7.8, मतलब ये होता है बेसिक नेचर का। अब यहाँ पे जैसे ही इसमें सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टाइलिन, जिसे कहते हैं टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया या जो भी हार्मफुल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको किल करने का काम करते हैं। ये मेनली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसे खत्म करते हैं। अब फूड के साथ जब सलाइवा मिल जाता है तो हमारा फॉर्म होता है बोलस। बोलस का जो पीएच है वो होता है 6.8। अब हमारी प्रोसेस होती है डिगर्टेशन, मतलब खाने को निगलना। तो खाना निगल के कहाँ जाता है बच्चों, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद हमारा जो फूड है वो एंटर करता है स्टमक में। स्टमक में एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, मेन एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, जो बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। जैसे ही बोलस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है इसे हम कहते हैं काइम। अब काइम का पीएच क्या होगा, जो स्टमक का पीएच है। स्टमक में कितना पीएच है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से 1.5। तो काइम का पीएच जो होता है वो होता है हाईली एसिडिक। अब इसके बाद ये जो काइम है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें यहाँ से 3 जूस मिलते हैं। सबसे पहला होता है पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस और बाइल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो बेसिक होता है और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसके बाद पैनक्रिएटिक जूस, ये हमारा पैनक्रियास से रिलीज होता है। और जब ये काइम के साथ मिलते हैं तो फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक ये जो प्रोसेस है वो है हमारी डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन में होता है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस ये है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन का मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी वेन्स हैं वो हार्ट को ब्लड देती हैं, लेकिन जब कोई वेन एक ऑर्गन से शुरू होकर दूसरे ऑर्गन पे खत्म हो जाती है तो उसे कहते हैं पोर्टल वेन। और ये किसको दे रही है, लिवर को। लिवर का दूसरा नाम क्या होता है, हिपैटिक। तो हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो जाता है लिवर में। अब लिवर क्या करता है, लिवर जितनी बॉडी को जरूरत है उतना यूज करेगा, एसिमिलेट करेगा। इसके अलावा अगर कोई बच गया तो उसको ग्लूकोज को, बचे हुए ग्लूकोज को ये स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर कहाँ होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड, लिवर में। तो ये जो ग्लाइकोजन है वो है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ से लिवर ने क्या किया, हार्ट को दिया, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को, ब्लड के थ्रू मिनरल्स को, ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड में जब मिनरल्स डिसॉल्व है तो वो कहाँ जाएंगे, न्यूट्रिएंट अगर ब्लड में डिसॉल्व है तो जहां जहां ब्लड जाएगा पीछे पीछे वो जाएंगे। तो मिनरल्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। अब पूरी बॉडी में जा रहे हैं, जिस सेल को जरूरत होगी वो उनका यूज करेगी और उन्हें एसिमिलेट करेगी अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए।